रदरफोर्ड साहब का जो मॉडल था वो जब फेल हो गया तो उसके बाद नील्स बोर साहब आए और उन्होंने हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर और उसके स्पेक्ट्रम के बारे में एक्सप्लेन किया कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, मतलब जो मॉडल है वो क्या हो सकता है। आज हम उसी बारे में चर्चा करेंगे कि बोर मॉडल फॉर द हाइड्रोजन एटम। देखिए, बोर ने सबसे पहले तो यही कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाइड्रोजन एटम में वो मूव करते हैं, कहा, एक फिक्स ऑर्बिटल में मूव करते हैं। मतलब क्या होता है कि एक तो दो पॉइंट याद रखना है आपको कि हाइड्रोजन एटम का जो इन्होंने मॉडल एक्सप्लेन किया उसमें उन्होंने कहा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वह आपका एक तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। पहला पॉइंट कि वो जो पाथ होगा इलेक्ट्रॉन का वो कैसा होगा, सर्कुलर या वृत्ताकार होता है। और दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक फिक्स ऑर्बिट में ही मूव करेगा। कैसा? फिक्स ऑर्बिट में मूव करेगा, जिसकी रेडियस जो है वो फिक्स होती है, उसकी एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है। और इन्हीं पाथ को उन्होंने क्या कहा, ऑर्बिट। जैसा मैंने लिखा है, इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम मूव अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका क्या करेगा, वो मूव करेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा। और जिस ऑर्बिट में वो मूव करेगा सर्कुलर तरीके से, उसकी रेडियस जो होती है वो फिक्स होती है, उसकी एनर्जी क्या होती है वो फिक्स होती है। और इन पाथ्स को उन्होंने क्या कहा, ऑर्बिट्स कहा। अब देखिए, ये जो ऑर्बिट होते हैं वो ऑर्बिट जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ कंसेंट्रिकली इस तरीके से हो सकते हैं। मतलब इन सबका सेंटर ये न्यूक्लियस होता है और ये ऑर्बिट्स जो है वो ऐसे ऐसे हो सकते हैं और इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हो सकते हैं। इन ऑर्बिट्स को उन्होंने कहा एक, मतलब ये पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन, इस तरीके से उन्होंने कहा। अब देखिए अगला पॉइंट क्या था कि एनर्जी इन दीज ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद द टाइम। इन्होंने एक जो सबसे पॉइंट वाली बात कही थी वो क्या थी, वो ये थी कि प्रत्येक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी जो एनर्जी होगी वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। मतलब प्रत्येक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो फिक्स होगी। वो अगर उस ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी जितनी एनर्जी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। चेंज कब होगी? अगर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है या लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, तब वह इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि भैया लोअर से हायर पर जाने के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है तो वहां पर वह एनर्जी को इमिट करेगा, निकालेगा। ओके, अच्छा, इसीलिए
बोर ने इन ऑर्बिट्स को क्या एक नाम और दिया, एनर्जी लेवल नाम दिया, और जिसे डिनोट किया उन्होंने के एल एम एन से। किससे? के एल एम एन से उन्होंने डिनोट भी किया। अच्छा, जो अगला इनका जो पॉइंट था वो क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन आपका है वो जिस भी ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है, उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग, जिसे फिजिक्स में आप लोग निकालते हैं MVR फार्मूला होता है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अगर इलेक्ट्रॉन आपका पहली कक्षा में है, फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो यहाँ n का मान आप 1 रखेंगे। अगर दूसरे ऑर्बिट में है तो n का मान 2 हो जाएगा। अगर तीसरे ऑर्बिट में है तो 3 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर h जो है वो आपका प्लांक कांस्टेंट है, और पाई का मान आप जानते ही हैं 3.14 या 22/7 होता है। यहाँ m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड v जो है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और r क्या है? r जो है इट इज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, या इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस होती है। ठीक, अब यही ये बात उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन आपका जिस भी ऑर्बिट में आपका घूम रहा है वहां पर उसका जो कोणीय संवेग है वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, अच्छा, एक और बात उन्होंने कहा कि अगला पॉइंट हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा तो होता ये है कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो आप देखिए वहां पर 2 तरीके के फोर्स लगते हैं। एक तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस में कई सारे प्रोटॉन्स हैं, तो अब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर आपका निगेटिव चार्ज है। अच्छा, चूंकि ये दोनों अपोजिट चार्ज होते हैं और इसलिए इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। क्या काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या विद्युत आकर्षण बल काम करता है। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा, जब ये इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को नाभिक से दूर धकेले, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को नाभिक की तरफ खींचता है। अब ये इलेक्ट्रॉन चूंकि घूम रहा है, अच्छा, ये घूम कैसे रहा है? जब ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूम नहीं पाएगा। इसलिए चूंकि इन्होंने यही बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन है वो आपका उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो यहां पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगा। आइए हम आपको फार्मूले से भी समझाते हैं कि यहां पर मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपका कितना है? E, और इलेक्ट्रॉन
इस जो एटम है इसका एटम का एटॉमिक नंबर हमने लिया है Z और ये R है डिस्टेंस इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से। ठीक, तो टोटल न्यूक्लियस में कितना चार्ज प्रेजेंट है? चार्ज प्रेजेंट होगा ZE। ठीक, और अभी अभी हमने आपको बताया कि यहां पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगा। भैया आप लोगों ने पढ़ा है कूलॉम्स लॉ, और कूलॉम्स लॉ में बाकायदे आपको पढ़ाया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, वो होता है ZE स्क्वायर अपॉन R। ये होगा। और फिजिक्स में ही आपने पढ़ा है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसका मान होता है mv स्क्वायर अपॉन R। अब अगर इस R से यह R कट गया तो आप देखिए यहां पर ZE स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R के बराबर हो जाएगा। अब एक चीज आपको और याद रखनी है, ये फार्मूला आपको याद रखना है क्योंकि इस फार्मूले का प्रयोग हम जब कल अगले लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे कि बोर की रेडियस क्या होती है, बोर की जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होती है। जब ये सारी चीजें कल हम अगले लेक्चर में जब हम डिस्कस करेंगे तब इस फार्मूले की हमें आवश्यकता होगी।